हेलो बच्चों, कैसे हो। अभी हम लोग का ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में हम लोग ऑलमोस्ट फ्री फॉल तक कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है ना। यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो क्या क्या ख़त्म किए, एक बार कंप्लीट करते हो मैं उसको बोल देता हूँ मैं। एक तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, और दूसरा जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एंड द थर्ड इज फ्री फॉल, ठीक है। अब नॉर्मली अभी हम बात करने जा रहे हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर दूं मैं आपको, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देंगे नॉर्मली g इज इक्वल टू था यानी gm/r², ठीक है, gm/r²। g जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। और m जो है ये मास है, ठीक है, जिस बॉडी के कंपेयर में आप ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हो उसकी बात करने जा रहे हैं। और आपके सामने r जो है ये रेडियस है। फिलहाल के लिए इसमें हमने m को मास ऑफ अर्थ कंसिडर किए हैं और यहाँ पर r को रेडियस ऑफ अर्थ कंसिडर किए हैं, ठीक है। फिर से रिकॉल कराता हूँ, जरा देखिए, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg और रेडियस होता है 6.4 10⁻6 मीटर का, ठीक है। अब यहाँ से और g की वैल्यू आपको पता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसका यूनिट है, ठीक है। और इनकी वैल्यू पूरा पुट करने के बाद अपना g का जो वैल्यू आया था, ये जो g की वैल्यू आया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और आपको हमने कल यानी पिछले वीडियो में आपको हमने g की वैल्यू भी हमने आपको कंसीडर करके दिखा दिए थे और उसका जो यूनिट कहाँ से यूनिट आया है वो भी हम लोग क्लियर किए थे कि ये यूनिट बना कहाँ से है, ठीक है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस g में और इसमें क्या डिफरेंस है, स्मॉल g और कैपिटल G में क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए तो हम लोग टॉपिक का ही नाम देते हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल G और वर्सेस स्मॉल g। दो तरह से कह सकते हो, या तो कह दो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g, या कैपिटल G वर्सेस स्मॉल g। ये दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली आपको ऐसे नहीं, क्योंकि आपको थ्योरी तो लिखना है नहीं, तो आपके लिए ये नहीं है कि ये कैसे बोलेगा, क्वेश्चंस कैसे लिखेगा। आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि बनेगा कैसे, यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसकी बात करने जा रहे हैं लोग, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्मॉल g और यहाँ पर करते हैं हम लोग कैपिटल G, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए, सबसे पहले वैल्यू की बात करेंगे, यानी इट्स वैल्यू ये कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए नॉर्मली बात करते हैं हम, इट्स वैल्यू आर वेरिएबल, ये चेंज होता रहता है, यानी नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। और यानी वैरी, अब कहाँ इसको हम कह सकते हैं वैरी प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, जैसे पिछले वीडियो में भी आपको दिखाए थे। और इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली आप अर्थ के सरफेस पे कहीं भी मूव करो, मैं कह रहा हूँ भी अर्थ के सरफेस पे आप कभी भी कहीं भी मूव करो तो आपका जो g का वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू है, यानी इसकी बात करने जा रहा हूँ, ये आपके अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, अर्थ के सरफेस से नीचे जाओगे नेगेटिव हो जाएगा, बट दिस वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवरीवेयर इफ where you want to go, like
यू वांट टू गो में लाइक साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, हाँ अमेरिका, यूएसए, तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट इसकी जो वैल्यू है ये आपका क्या होगा, चेंज करता रहेगा एल्टीट्यूड को देख करके या फिर आपके सरफेस को देख करके, हाइट को कंसीडर करके, सी लेवल से। इसको कल बताया था सी लेवल से कंसीडर किया गया, तो हम इसलिए लिख दिए इसकी जो वैल्यू होता है वो प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वेरी करता है, और ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होता है। नॉर्मली देखिए सिंपली, ठीक है ना, ये जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो है ये देखिए जरा, ये स्केलर क्वांटिटी है। फिर से देखिए, जो स्मॉल जी है ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और जो आपका कैपिटल जी है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब नॉर्मली अगर बचपन वाली बातें करें, सर बचपना करो, तो इसके जो यूनिट्स होते हैं ना, ये ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं थोड़ा। ऐसा यूनिट इसका जो बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो ऐसा यूनिट बनेगा वो देखिए जरा, ये बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यूनिट में भी वेरिएशन आ जाता है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, यानी यूनिट में भी क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या होता है कि अगर हम करें सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट्स वैल्यू मे बी जीरो, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है। अगर हम इसकी बात करें, इट्स वैल्यू नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं, इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है, और इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, ठीक है। इट्स वैल्यू नेवर बी जीरो और इट्स वैल्यू मे बी जीरो। अब कहाँ पर जीरो हो जाएगा उसकी बात करो। अब अगर हम स्मॉल जी की बात करें, ठीक है, स्मॉल जी, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज जीरो एट इट्स सेंटर ऑफ द अर्थ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाती है, देखिए जरा, सेंटर ऑफ, तुम्हारे मन में विचार आएगा कि सेंटर ऑफ अर्थ में इसकी वैल्यू जीरो कैसे, सेंटर ऑफ अर्थ में इसकी वैल्यू जीरो कैसे। तो नॉर्मली जरा देखो तो जी की वैल्यू आएगा gm/r², ठीक है, फोकस करना, ठीक है, gm/r²। और अगर हम बात करें कि यार ये नॉर्मली मान लीजिए अर्थ है, और अर्थ का ये क्या बन रहा है, सेंटर, और सेंटर से ये वाला पॉइंट आपका क्या, रेडियस, और ऑब्जेक्ट कहीं यहीं पर लाई करेगा, और आप कह रहे हो क्या कि द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज जीरो एट इट्स सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ये वाला पॉइंट हुआ ना, इस पॉइंट पर सेंटर, और सेंटर वाले पॉइंट्स पे लिए तो r इज इक्वल टू कितना, रेडियस तो कुछ है ही नहीं ना, आपके सामने रेडियस कुछ है क्या, देखिए तो नहीं है ना। जब रेडियस कुछ नहीं है तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या बात बन जाएगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, जीरो। सेंटर डिस्टेंस बनेगा तब ना। अच्छा, कभी कभी तुम्हारे मन में ये ख्याल आए कि सर आप तो एकदम से ऐसे बोल रहे हो कि घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वैल्यू कब बढ़ता है और कब वैल्यू घटता है, आपको कैसे पता चलेगा। उस सिचुएशंस को रीड करने के लिए एक फार्मूला की जरूरत पड़ती है, जरा फोकस करना। वो फार्मूला क्या है, अभी अभी जो लिखे थे, यानी G इज इक्वल टू gm/r², ठीक है बेटा। अब देखो तो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। फिर से G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r²। अब तुम्हारे मन में आएगा क्या, सर अगर मान लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना बोले तो कोई बात नहीं, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r², ठीक है ना। फिर से सुनो, आप कहोगे सर डायरेक्टली बोलते, इनवर्सली बोलते, आपका कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। बेटा क्या होता है ना, G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², पूरा सिस्टम लेना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को।
यानी g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², पूरा सिस्टम लेना पड़ेगा। और आप सिर्फ कहोगे कि नहीं हम सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करेंगे, तो यहाँ पर बात बनेगा g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। क्योंकि इनवर्स का मतलब क्यों, इसी पार्ट को इनवर्स एकदम मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे तुम, इसी पार्ट को फिर से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों आ रहा है, r²। और ये देखो तो नीचा है ना, इसको जस्ट ऊपर भेजो, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ भेजिए। तो डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ, तो आप इस पे क्या लगाएंगे, इनवर्स लगाएंगे ना। तो देखिए, तो अब इसको प्रोपोर्शनल बोलते कि नहीं बोलते हो, होता है ना प्रोपोर्शनल। अब ये देखिए तो g प्रोपोर्शनल टू इनवर्स का r बना कि नहीं बना स्क्वायर में, देखिए ना, क्लियर है कि नहीं है। तो इसी तरह से बनते हैं। अब तुम्हारे मन में आएगा, अभी पॉइंट की बात करते हैं, अभी तक में जहां पर आप फंसे थे, ठीक है। तो नॉर्मली आप कहते हो कि सर इसको कांस्टेंट मान लीजिए। अगर आप इसको कांस्टेंट मानते हो तो यहाँ से एक फार्मूला बनेगा, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। आप जरा देखो तो r की वैल्यू अगर बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और r की वैल्यू अगर घटेगा तो फिर से ग्रेविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। फिर से सुनिए, मतलब अगर हम r की वैल्यू बढ़ा दिए थे, डिस्टेंस बढ़ा दिए थे, रेडियस बढ़ा दिए थे, तो g की वैल्यू घट गया था। और अगर हम सेकेंड थिंग्स में, सेकेंड केस में क्या करते हैं, अगर हम r की वैल्यू को घटाते हैं तो मेरा क्या बन रहा है, g बढ़ रहा है। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, अब आपने डिफरेंस देख लिए, अब हम एक छोटा सा ले लेते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फिलहाल अब न्यूमेरिकल्स की बात कर ले थोड़ा, तो न्यूमेरिकल्स में क्या बात बनेगा, जरा फोकस कर। देखिए एक क्वेश्चन लिया हम लोग, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल g, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ me यानी मास ऑफ अर्थ इज 5.98 10 के पावर 24 kg एंड रेडियस 6.37 10 to the power 6 मीटर। g की वैल्यू आपको दे रखा है 6 पॉइंट। कभी कभी आपको g की वैल्यू गिवन नहीं होगा। अगर g की वैल्यू गिवन नहीं होता है तो आप नॉर्मली अपना जो नॉन वैल्यू है, जैसे आप कांस्टेंट बोलते हो और आपको पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट पुट कर दोगे। तो आप यहाँ से क्या करोगे, सिंपली सबसे पहले डेटा कलेक्ट कर लीजिए। आपके पास क्या है, मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 यानी 5.98 10 के पावर 24 kg। और हम यहाँ से बात करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ अर्थ कितना दे दिया आपको, 6.37 10 के पावर 6 मीटर। और आपके सामने g की वैल्यू है 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हमें चाहिए g, ठीक है। आप फार्मूला जानते हो, g की फार्मूला क्या होता है, g इक्वल होता है g m में r का स्क्वायर। अब g की वैल्यू पुट कर दीजिए, हाँ ये सारा जो आपके नॉन वैल्यू उसमें पुट करिए और आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से वही बात हो गई, क्लियर है कि नहीं है। आप अगर इस वैल्यू को फाइंड आउट मतलब पुट करेंगे तो आपका वही वैल्यू आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। चलिए हम लोग लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका है, सपोज अ प्लैनेट एग्जिस्ट whose mass and radius both are half of that of the earth. Calculate the acceleration due to gravity on the surface of this planet. Take the value of small g on the surface of the earth as 9.8 meter per second square. क्वेश्चन समझ में आया। एक प्लैनेट है, नॉर्मली सपोज अ प्लैनेट एग्जिस्ट विद मास एंड रेडियस बोथ आर हाफ ऑफ, डेटा देखिए, हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ। जो अर्थ का मास और रेडियस है उसका जस्ट हाफ हो जा रहा है किसका, प्लैनेट का। तब पूछ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करिए। समझ रहे बात क्या। तो यहां से आप कह सकते हैं सॉल्यूशन में, लेट मास ऑफ अर्थ is
ME और रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू RE कर दिए। फिर से सुनिए, हमने कंसीडर कर दी लेट मास ऑफ अर्थ, क्योंकि यहाँ पर प्लैनेट जो है वो अर्थ के मास से क्या है, हाफ है। तो अभी तक हमें पता ही नहीं चला है कि अर्थ का कितना है। तो बेटा इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना कि अर्थ का कितना होगा, तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले कोई ना कोई एक वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा, फिर जाके दूसरा वैल्यू उसके पास आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तब आपने कहते हैं कि मास ऑफ अर्थ कितना है ME और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है RE। तो यहां से क्या बन जाएगा, मास ऑफ प्लैनेट यानी कितना 1/2 इंटू कितना मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये कितना बनेगा आपका, यानी 1/2 हाफ है ना किसका है, रेडियस ऑफ अर्थ का। जरा देखिए तो क्लियर है कि नहीं है, रेडियस ऑफ अर्थ का। और आपसे ये कहा गया है टेक द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो G कितना, अर्थ पर कितना ले रहे हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो हमें पूछ रहा है क्या क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट, देखिए बेटे कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट। अब हमें प्लैनेट पर निकालना पड़ेगा इस चीज को। तो आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, नॉर्मली देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इक्वल टू होता है GM अपॉन बोलिए R स्क्वायर होता है ना। तो नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी अर्थ पर, तो G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है बेटे। अब दूसरा देखिए, हम बात करते हैं ग्रेविटी प्लैनेट पर, तो ये बनेगा G इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन में अर्थ ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। ठीक है ना। अब अपने पास क्या है ना कि दो, देखिए जरा ये हमें फाइंड आउट करना है ना, तो ये फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ना 2-3 तरीके होते हैं। अब इसमें से कौन ऐसा वैल्यू है जो आपका डायरेक्ट कांस्टेंट आ जाता है। देखिए ये और ये वैल्यू है, कांस्टेंट आ जाएगा। और जरा देखिए जिसको फाइंड आउट करना है ना उसको ऊपर रखना है, जिसको फाइंड आउट करना उसको क्या कहाँ रखना है, ऊपर रखना है आपने। ठीक है। इसीलिए आपको चाहिए ये, इसको ऊपर रखना है। तो लिख सकते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। जिसको फाइंड आउट करना है ना उसको ऊपर रखेंगे। तो यहां से बन जाएगा GP बाय GE इज इक्वल टू, GP कितना, कैपिटल G इंटू ऑफ MP के जगह ना पुट करिए बेटा। MP आपका कितना था, मास ऑफ अर्थ का आधा अपॉन में, और ये कितना था, ये वाला वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ का आधा। क्लियर है। अब अपॉन में नॉर्मली अब क्या करेंगे, अपॉन कर लेंगे G इंटू बोलिए ME अपॉन में RE का होल स्क्वायर। तो ये और ये तो आपका सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है। तो ME और ME भी कैंसिल हो रहा है आपका सीधा सीधा। RE और RE भी डायरेक्ट हो रहा है। जरा देखिए हो गया कि नहीं हो गया। अब आपके सामने बच क्या रहा है, नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपली कितना बन रहा है, यानी आप ये जरा देखिए, इसको मैं अगर ऐसे सॉल्व कर दूं तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू, पलट जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो क्या बन रहा है ये, यानी 2 टाइम्स। तो ये 2 जा तो कितना 2, ये पूरे वैल्यू। इसीलिए यह क्या बनेगा, GP इक्वल टू 2, और ये चल जाएगा मल्टीपल में। तो मल्टीपल में कितना GE। अब आपके सामने GP, तो 2 इंटू GE की वैल्यू आपको गिवन था, ये था 9.8। तो यहां से कितना हो गया, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ग्रेविटी पोल पर, ठीक है ना, कितना था प्लैनेट पर, ग्रेविटी कितना है 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। फिर से सुनिए नॉर्मल। अच्छा, कभी कभी आपको अगर कांस्टेंट ले लोगे तो डायरेक्टली आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं,
समझ रहे बात को? क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इन द टर्म्स ऑफ जी, जी एंड आर। तो एक स्मॉल जी, कैपिटल जी और एक आर है। इसके टर्म्स में मुझे क्या फाइंड आउट करना है? डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जो डेंसिटी होता है ये होता है इट इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसका डेंसिटी निकालना, उसके मास और उसी के वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे। क्लियर है? जरा देखिए, आगे भी हम चर्चा करेंगे, जब वेट पढ़ाएंगे तो वेट में भी चर्चा कर लेंगे इस चीज़ को। तो नॉर्मली आपसे जब भी पूछा जाता है कि हमें चाहिए डेंसिटी, तो डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए आप याद रखें कि आपको क्या करना पड़ेगा, यानी उसी के मास। अगर मान लो सपोज हम कहते हैं क्या कि ये डस्टर और इस डस्टर का मुझे वॉल्यूम या फिर मुझे डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो इस डेंसिटी का मास लेंगे, इसी डेंसिटी का मास लेना पड़ेगा, मतलब इसी ऑब्जेक्ट का मास, सॉरी डेंसिटी बोल रहा हूँ मैं, इसी ऑब्जेक्ट का मास लेंगे और इसी ऑब्जेक्ट का क्या लेंगे हम, पूरा का पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा। और इस ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम और मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो ये बन जाएगा डेंसिटी। ठीक है ना? तो वॉल्यूम डिपेंड करता है शेप एंड साइज पर, क्या है उसका डायमेंशंस, क्या है उसका स्ट्रक्चर, क्या है उस पर वॉल्यूम डिपेंड करता है। आप नॉर्मली लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं लगा सकते डायरेक्टली। ठीक है ना? अगर मान लो स्फेरिकल है तो अलग लेंगे, कोन है तो अलग लेंगे, कोई और पार्ट्स हो जाते हैं, कोई और सब्सटेंसेज है तो उसका अलग लेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं क्या, डेंसिटी होता क्या है, नॉर्मली लिख लेना, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंसेस। ये सबस्टेंसेस की बात कर लिया हम, तो सबस्टेंसेस क्या है, उसी सबस्टेंसेस का मास और इसी सबस्टेंसेस का वॉल्यूम, यानी नॉर्मली ये होता है मास पर वॉल्यूम। ये आपका है डेंसिटी। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट आपका क्या बनेगा, जरा देखिए, ये होता है केजी और ये हो गया मीटर क्यूब, तो इसका बन जाता है केजी पर मीटर क्यूब। चलिए हम फटाफट इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने क्या है, जरा देखिए, तो कैन कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी, जी। इसका टर्म है तो मतलब नॉर्मली क्वेश्चंस का मतलब ये होगा कि आप क्या रिलेशन फाइंड आउट कर दीजिए और उस रिलेशन से डेंसिटी फाइंड आउट कर दीजिए। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि आप सबसे पहले क्या करिए, नॉर्मली एक रिलेशन फाइंड आउट करिए और उसी को कंपेयर कर दीजिए किससे, नॉर्मली डेंसिटी। तो जरा देखिए, तो सिंपली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन में बात करते हैं, वी नो दैट, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है बोलिए, gm अपॉन बोलिए आर स्क्वायर, और m क्या है बोलिए, मास। m क्या है, नॉर्मली ये आपका मास है। ठीक है ना? अब अर्थ का ले लीजिए, मास ऑफ अर्थ, और r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं तो इसीलिए क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो स्फेरिकल टाइप में तो क्या बनेगा, 4/3 पाई आर का क्यूब बन जाएगा ना। तो नॉर्मली यहाँ से क्या बनेगा, इसीलिए आपका बन जाएगा यहाँ से, जरा देखिए, तो आप किसके करीब है, ये v के करीब ना। तो डेंसिटी किसके करीब होता है, इसीलिए डेंसिटी क्या बनेगा, मास ऑफ अर्थ। डेंसिटी ऑफ अर्थ अगर निकाले तब डेंसिटी ऑफ, तो मास ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है? तो अब नॉर्मली अगर हम डेंसिटी ऑफ अर्थ की बात कर लें तो ये आपका है मास ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो ये डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना बन जाएगा, मास आपके सामने m है और वॉल्यूम बन गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या बन जाएगा, 3 इंटू मास ऑफ अर्थ, समझ रहे बात को, अपॉन में 4 पाई आर का क्यूब, ये बढ़ के तैयार हो गया। ठीक है? फिर भी अगर मान लीजिए अगर ये कांस्टेंट देते हैं तो आर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन के तैयार हो जाता है। ठीक है? यानी किसके करीब हो गया, 3। अब नॉर्मली अगर हम बात कर लें कि ये ऐसे कैसे, अब ये फाइंड आउट कर लो जरा, मान लो नॉर्मली मास की बात कर लिए, तो अब इसको उसके रिस्पेक्ट में तो आया नहीं ना। जब उसके रिस्पेक्ट में नहीं आया तो अब क्या करेंगे आप, जरा देखिए, तो आपके सामने अब यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यानी जरा देखना, अब एक तो ये वाला ये डायरेक्ट आ गया, अब मास अब आप लगा सकते हैं, या दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं, जरा देखिए,
नॉर्मली एक और तरीका की बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आता है उसको कैसे एस्टिमेट करेंगे, तब की बात करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपने भी जस्ट देख लिया, तरीका दूसरा बता रहा हूँ कि मास आप क्या कहते हो। अब हमें मास यानी हम डेंसिटी की बात कर लिए, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो हम यहाँ से लिख दें मास अपॉन वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर का क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नॉर्मली हमें अगर कैपिटल एम चाहिए तो कैपिटल एम कितना बनेगा 4/3, देखिए ना, पाई आर का क्यूब और इनटू नॉर्मली क्या बन जाएगा, यहाँ से रो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए ना 4/3 पाई आर क्यूब बन रहा है कि नहीं, इंटू रो। और इसीलिए आप स्मॉल जी क्या कहते हो, यानी कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो कैपिटल जी बाई आर स्क्वायर। और इसको आप कंपेयर कर लीजिए हमको, तो ये बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो देखो ना, ये ऑलमोस्ट ये और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसल आउट हो रहा है, क्या हो गया ना। तो यहाँ से जी बराबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, देखिए 3 समझ लो पार्ट को इंटू जी अपॉन में, मतलब इस पार्ट को बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और सॉरी, तो यहाँ से बन जाएगा 4 इंटू पाई 4 पाई आर रो जी अपॉन में बन गया 3। तो हमें चाहिए क्या, हमें ये डेंसिटी चाहिए, ये डेंसिटी चाहिए। तो यहाँ से आप डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो नॉर्मली। ये बनेगा 3 इंटू जी और अपॉन में कितना बोलो 4 पाई आर और यहाँ बन जाएगा जी। ये आंसर बन के आपका क्लियर हो गया है, 4 पाई आर इंटू जी 3g। ठीक है, बड़ा एग्जाम्पल, बड़ा क्वेश्चंस बड़ा इजी होता है, बस आपको एग्जाम्पल सेट करना होता है दिमाग के अंदर। अगर आपके सामने एग्जाम्पल सेट है तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपका आसानी से बन सकता है। क्लियर है, चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपको मोशन में भी हम ये टॉपिक आपको क्लियर किए थे, जरा याद करिए। इक्वेशन की बात की थी, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लिए थे कि कैसे अप्लाई करते हैं हम उस सिचुएशन में। ठीक है ना, जैसे फ्री फॉल हो तब, समझ रहे बात को, और जब फ्री फॉल हो तब की बात करते हैं। तो हम लोग टॉपिक का नाम ही दे देते हैं इसको देखिए, समझना इस बात को, तब जाके इसके न्यूमेरिकल्स बन पाएगा, अगर बाय द वे न्यूमेरिकल्स पूछता है तो। ठीक है ना, नहीं तो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। तो टॉपिक का नाम आपका है इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल। फ्री फॉल का क्या मतलब होता है कि when an object falls freely downward without any resistance of air is called free fall। जैसे मान लो कोई ट्री है और उसे लीफ का टूटना, ब्रेक हो गया और अर्थ के सरफेस पे पहुंच रहा है, उसको आप क्या कहेंगे, फ्री फॉल। मान लो कोई नॉर्मली हवा झोंकों के कारण जो नॉर्मली कहते हैं उसको, वहाँ पर हम कंपेयर नहीं करेंगे, विदाउट रेसिस्टेंस ऑफ एयर लेंगे तब फ्री फॉल करेंगे हम लोग। ठीक है ना, सबसे बेहतर एग्जांपल आपको यही दिया हम कि किसी भी पेड़ से उसके पत्तियां का टूटना। क्लियर है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल। ठीक है ना, तो नॉर्मली जो आप पढ़े हो ना वही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो हम लोग मोशन में किए थे वही यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक फर्स्ट करते हैं when an object, फिर से देखिए जो पढ़े थे वही काम करते हैं। when an object just dropped, देखिए when an object just dropped, ठीक है, from a height h, from a height h, किसी भी हाइट से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, above the surface of the above the surface of the earth, then initial velocity of the
ऑब्जेक्ट इज जीरो, दैट इज u इज इक्वल टू जीरो। फिर से देखिए, फिर से वही बात करने जा रहा हूँ मैं जो आपको मोशन में पढ़ाए थे बेटे। मोशन में भी वहाँ पर यूज था कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपका m मास का, और इसको आप क्या करा रहे हो, फॉल करा रहे हो, ठीक है। और ये हाइट आपका क्या है, यहाँ से h है। एक ऑब्जेक्ट है जिसको क्या करा रहे हो, फॉल करा रहे हो। तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से आप फॉल करा रहे हो। ऑन दैट सिचुएशन द ऑब्जेक्ट इज एट अ स्टेशनरी पॉइंट, द ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी पॉइंट। नाउ दैट टाइम वी कंसीडर इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। क्लियर है? मतलब अगर आप क्या करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करा रहे हैं तो वहां पर u हमेशा जीरो होगा, याद रखना है आपको। क्लियर है? और नॉर्मली अगर हम u जीरो की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी कितना लग जाएगा, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण, क्योंकि नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ तक अगर मान लो ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो हाइट कितना कंपेयर करना पड़ेगा, h। तो जरा समझना इस बात को कि when an object जस्ट किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ अगर मैं फेंक रहा हूँ या मतलब गिरा रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, उस समय इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या बनेगा, जीरो बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो अब क्या है कि a जो है, नॉर्मली देखिए a, तो वी हैव, हमारे पास क्या क्या होएगा, तो a जो बनेगा ये g के करीब बनेगा। कैसा, पॉजिटिव, इक्वल टू कितना, 10 मीटर या 9.8, आपकी इच्छा अनुसार है। समझ रहे बात को? ये क्या करेगा, मतलब इस तरह फॉल्ट गिरा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और s को आपने कंसीडर किया h से, ठीक है। s को किससे कंसीडर कर लिया है, h से। इसीलिए आपके ना कई सारे इक्वेशंस बन जाएंगे, और इक्वेशंस क्या बन जाएगा, जरा देखना कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और आपने u की वैल्यू कितना किया, जीरो, तो u जीरो, तो v बराबर क्या बनेगा, यानी जीरो प्लस जी टी, तो v बराबर बन जाएगा जी टी। अब ये अब याद रखेंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो उसका फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगा, g इंटू टी। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है और टाइम कितना लगा, मल्टीपल करिए, आपके आंसर बनके तैयार है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा देखिए, सेकेंड देख रहा हूं मैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू बोलिए जीरो का स्क्वायर 2, और आपने कहा सर a को g और s को आपने कहा h, तो इस कंडीशन में वी स्क्वायर बराबर 2gh, और v इक्वल टू क्या बनेगा, प्लस माइनस 2g इंटू h। अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी गिवन हो, ठीक है, और नॉर्मली आपके सामने क्या हो जाए, हाइट दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। क्लियर है? अब जरा देखिए तो नॉर्मली ये 2gh है क्या, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट जस्ट रीचिंग द ग्राउंड। उसी जस्ट उस टाइप पे ही गिरा होगा, इस वेलोसिटी से गिरा होगा, तो आप डायरेक्ट लगाएंगे कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू h। ठीक है, अब नॉर्मली कहेगा आपसे कि यार आप हाइट ही फाइंड कर लो, टाइम फाइंड कर लो, तो अब नॉर्मली आपसे अगर पूछ देता है कि इस ऑब्जेक्ट को गिरने में, यहाँ से मान लो ये डस्टर है, इसको गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम ऑफ फॉल, थर्ड की बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ फॉल, यानी हम बात करते हैं ठीक का, तो टाइम ऑफ फॉल कहाँ से फाइंड आउट होएगा, तो जरा याद करिए, s इक्वल टू बोलिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन, h को कंसीडर किया आपने, h से u0 t प्लस हाफ इंटू बोलिए g इंटू बोलिए t स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो यहाँ से बनेगा h इक्वल टू कितना, हाफ gt स्क्वायर, तो t बराबर कितना, t स्क्वायर बराबर 2h अपॉन में g, और नॉर्मली t के आप फाइंड आउट करोगे तो क्या बन जाएगा, यानी 2h अपॉन में g प्लस माइनस। ठीक है, ये आपका क्या है कि कितना टाइम लगा होगा गिरने में, टाइम ऑफ फॉल,
उसको गिरने में, फॉल होने में कितना टाइम लगा उसकी बात कर रहे हैं। तो बड़ा आसान है ये इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना किसी भी न्यूमेरिकल्स में, किसी भी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अभी तक बात कर रहे थे क्या कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ से, यानी किसी हाइट से नीचे की तरफ फॉल करा रहे थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या कि अगर मान लो हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तब क्या बात बनेगा, और ऊपर की तरफ फेंकोगे तो आपको दो कंडीशंस बनेंगे, एक तो बनेगा टाइम ऑफ असेंट और एक बनेगा टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये नॉर्मली आपने अभी टाइम निकाला सिंगल टाइम, क्यों कि आप एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आपने यूँ छोड़ दिया, यूँ छोड़ने के बाद सीधा नीचे आता है, फॉल होता है। तो अर्थ के सरफेस पे जब तक वो रीच करता है वहाँ के टाइम कितना लगे, कितने देर में वो अर्थ के सरफेस को रीच कर जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। मतलब आपने अभी भी जस्ट न्यूमेरिकल्स के लिए है, न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। बी चॉइस बनता है when an object is thrown vertically upward। फिर से देखिए, when an object thrown vertically upward, कहाँ फेंका जा रहा है? ऊपर की तरफ। with initial velocity u, ठीक है ना, with initial velocity u। तो मतलब क्या है आपके सामने कि अगर नॉर्मली अगर ग्राफ से समझिए, मान लो ये सरफेस ऑफ अर्थ है, समझना इस बात को, ठीक है। अब ये सरफेस ऑफ अर्थ है ना, तो ये m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और इसको नॉर्मली आप ना यूज इस तरह से फेंक रहे हो, तो नॉर्मली कहीं ना कहीं जाने के बाद फिर से कहाँ आएगा? अर्थ के सरफेस पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो नॉर्मली m मास का, तो अब इस पॉइंट पर, जो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना बन जाएगा? 0, और वेलोसिटी 0, तो आपने फेंका किससे था? ये u मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना नॉर्मली। अब आपने कहा कि सर यहाँ तक का जो हाइट है ना उसको h कंसीडर करना है, तो कर लो बेटा, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर a किसके करीब था? a था -g के करीब। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है बेटा ये। आप फेंक कहाँ रहे हो इसको? ऊपर, और ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे। तो जस्ट देखो, तो ये एक दूसरे का क्या है? ये एंटी पैरेलल है ना। ग्रेविटी तो नीचे लग रही है और जा कहाँ रहा ऑब्जेक्ट? ऊपर। तो उस सिचुएशन में क्या बनेगा? a जो बनेगा वो -g बनेगा। हमारे पास यहाँ पर क्या होएगा? यानी फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 बनेगा। याद रखना, फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगा? 0। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आएगा जिस टाइम पे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, तो जब ऊपर फेंके तो नीचे आते आते तक में देखते होंगे आप उसका कहीं ना कहीं, मान लो सपोज आप ऊपर फेंके हो तो उसको ऊपर ही जाना चाहिए ना। तो नीचे की तरफ कहीं ना कहीं अगर फॉल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, दैट मीन्स ये हो गया कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या होगी? 0 होगी। तब उस पूरे मोशन के स्टेट को तोड़ा होगा, ब्रेक किया होगा और फिर से रिटर्न अपने पोजीशन में आने की कोशिश किया होगा। फिर से सुनिए, मान लो ये मार्कर मेरे हाथ में है, जस्ट वी थ्रो आउटवर्ड, ठीक है, अपवर्ड। दो कंडीशंस, आउटवर्ड मतलब एक नॉर्मल फेंक सकते हैं हम, तो ये डिपेंड करता है उस पर। नॉर्मली फेंके, अगर प्लेन स्मूथ सरफेस हो तो चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर नॉर्मली ऊपर और नीचे जहाँ ग्रेविटी, तो वहाँ पर ग्रेविटी कहाँ काम कर रहा है? प्लेन सरफेस पे, बहुत कम के बराबर, अर्थ के सरफेस पे ही है। अर्थ के सरफेस पे क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है, हर जगह पे तो कांस्टेंट ही है। लेकिन आप पढ़े हो कि जी का जो वैल्यू है, जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं उस सिचुएशन में क्या होता है? ये जी की वैल्यू घटने लग जाता है, लाइक डिक्रीज होता है। और अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं तब भी डिक्रीज होता है। समझ रहे हो बात को? तो इस सिचुएशन में एक टाइम ऐसा आएगा जो वेलोसिटी, यानी मार्कर को आपने ऊपर फेंका तो फिर मार्कर नीचे गिर रही है, ऊपर फेंके और फिर नीचे गिर रही है, दैट मीन्स उसके पास एक बार वेलोसिटी 0 हुई होगी, तब उसको ब्रेक किया चैन को और फिर से नीचे गिरा। देखिए ना, आप ऊपर फेंके फिर से नीचे आ रहा, तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी क्या हुआ? इस पॉइंट पर क्या हो गया है? 0 हो रहा है। तो 0 कहाँ पर हुआ है? मैक्सिमम हाइट पर। कहाँ पर हुआ है?
मैक्सिमम हाइट पर, एक मैक्सिमम हाइट पर जीरो हुआ वेलोसिटी। अब जरा देखिए तो एक किसके करीब बनेगा, माइनस जी के करीब, क्यों, ये ऊपर जा रहा है और एस को आपने कंसिडर किया एच, इसीलिए क्या कहते हैं v इज इक्वल टू, बोलिए u प्लस ए टी। तो आपने कहा 0 इज इक्वल टू u, क्योंकि थ्रो कर रहे हो तो आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दिया उसको, u और प्लस माइनस जी इंटू टाइम, माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी, ये कैंसल आउट हो गया, u इज इक्वल टू बन गया आपके सामने जी टी और t बन गया u अपॉन में g। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ASCENT, टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ऑब्जेक्ट किसी मैक्सिमम रीच पॉइंट तक, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना देर लगाया होगा, एक मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना लगा, u अपॉन में g। क्लियर है? चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v तो आपके सामने जीरो था और u तो u है, आपने थ्रो किया, प्लस माइनस g इंटू टी। सर ये तो कर लिए थे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh वाला पार्ट बच रहा है 2as, ये है ना दूसरा इक्वेशन। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब यहां से हम बात कर लेते हैं यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू बोलिए h, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, यानी माइनस 2gh, ये और ये कैंसल, तो आपके सामने क्या बन रहा है, u इज इक्वल टू कितना बन गया 2g इंटू h। जब देखो तो u की वैल्यू कितना फाइंड आउट हो गया है, नॉर्मली u की वैल्यू आपका सामने आ गया है आपका, यानी 2gh इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम बात कर लें यहीं पर नॉर्मली, अगर हम यहाँ से बात करें थर्ड से कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s को आपने h कंसीडर किया, u तो आपको जस्ट गिवन है, थ्रो किया t प्लस 1/2 माइनस g इंटू टी का स्क्वायर। अब यहाँ से h बराबर कितना, यू टी बोलिए माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। देखिए जरा क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, एक तो ये, अब हमें ये था आपके हाइट, नॉर्मल हाइट की बात हुई, हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट। ये नॉर्मल हाइट नहीं है, ये टोटल हाइट आ गया आपका। हम नॉर्मल हाइट की, मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट। तो यहां से आप कहते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2as, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी इंटू एच। अब यहां से बनेगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये और ये कैंसल, h इज इक्वल टू बनेगा यू स्क्वायर अपॉन में 2g, ये आपका है h मैक्स, इसको बोलते हो मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? ये आपका बन गया यानी मैक्सिमम हाइट। अब नॉर्मल तो चलिए, ये तो यहां तक की बात थी। अब हमें चाहिए टोटल टाइम, और टोटल टाइम कैसे, एक बार तो ऑब्जेक्ट यहां से आया वापस यहाँ और रिटर्न होकर अपने पोजीशन पर आया, तो भैया कहीं ना कहीं टोटल टाइम तो चाहिए ना। तो टोटल टाइम कैसे फाइंड आउट करोगे, जरा देखो तो। इसको बोलते हैं नॉर्मली टाइम ऑफ एसेंट। ये जो पार्ट्स में थोड़ा रेड से इसको इंडिकेट कर देता हूं, जरा देखिए, इस पूरे पॉइंट को यहां तक आने तक में इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और इस पूरे को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब डिसेंट का मतलब क्या है, वेलोसिटी 0 होने के बाद जो टाइम लग रहा है अर्थ के सरफेस तक आने में। फिर से देखिए, वेलोसिटी 0 होने के बाद फाइनल वेलोसिटी अर्थ के सरफेस तक आने में जो टाइम लगा ना, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर है? अब हमें चाहिए टोटल टाइम, इसीलिए टोटल टाइम यानी t, तो क्या बनेगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस बोलो टाइम ऑफ डिसेंट। फिर से देखिए, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो कितना,
तो t तो 2 टाइम्स लग रहा है, जितना जाने में उतना आने में, तो यहाँ से t जो बनेगा ये बनेगा आपका नॉर्मली कैपिटल दे देता हूँ मैं यहाँ से t, तो टोटल टाइम को बनेगा 2 इंटू टी, और आपने कहा 2 टाइम्स ऑफ t की वैल्यू कितना था u/g, तो इसीलिए क्या बन जाएगा t इज इक्वल टू 2u अपॉन में g। ये 24 नहीं है बेटा, ये 24 नहीं है, ये आपका u है, 2 इंटू यू, मैं क्रॉस लगा देता हूँ तब आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा, यानी 2 इंटू यू अपॉन में जी। तो आपको टोटल टाइम कितना आ गया 2u अपॉन में जी। तो ये टोटल टाइम है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ऑब्जेक्ट यहाँ तक आया तो उसको लग जाएगा कितना 2u अपॉन में जी। क्लियर है? चलिए एक न्यूमेरिकल्स लेके देखते हैं तब अपने आप क्लियर हो जाए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, a stone drop from the top of tower takes 3 seconds to just reach the ground. Find height of the tower. मतलब आप पहले डेटा देखिए क्या क्या दिया आपके सामने कि एक स्टोन, एक पत्थर है, नॉर्मली एक स्टोन को ऊपर से क्या करें हम नीचे छोड़ दे रहे हैं, ऊपर छोड़ देते तो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। अब ये कह रहा है कि उस टावर की हाइट क्या होगी अगर उसको अर्थ के सरफेस तक रीच होने में यानी पहुंचने में उसको लग गया होगा कितने सेकंड 3 सेकंड। अगर जी की वैल्यू आपको क्या कर दिया है गिवन है, तो आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यानी यहाँ पर सबसे पहले बेटा डेटा को कलेक्ट करिए क्या है आपके सामने कि नॉर्मली, अब फिर से सुनिए, कहाँ से ड्रॉप किया गया है ऊपर से, और जब ऊपर से ड्रॉप होएगा दैट मीन्स u बराबर हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट क्या होगा एकदम से कहीं ना कहीं कंप्लीटली रेस्ट में होगा जब छोड़ा गया होगा। तो आप कह सकते हो u इज इक्वल टू कितना बनेगा 0, आपके सामने t इज इक्वल टू कितना है 3 सेकेंड। देखिए उसके बाद आपके सामने g दे दिया है, g आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बेटा अगर g ना देना तो 9.80 लेने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद आपके साथ क्या दिया नहीं दिया, आपको निकालना है हाइट, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए जो आपको मैंने पढ़ाया है। इक्वेशन ऑफ मोशन वीडियो को अच्छा क्या करना, पहले तुम खुद ट्राई करना, वीडियो को पॉज करना, पॉज करने के बाद तुम ट्राई करना, ना बने फिर उसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना, यही तरीका होता है, ठीक है ना, यूट्यूब वगैरह से पढ़ने का, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम बात कर लेते हैं एस इज इक्वल टू, यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आपके सामने देखिए a किसके करीब है, यानी a जो है ये g के करीब है, s जो है ये h के करीब है, समझ रहे हो बात को। तो और नॉर्मली h इज इक्वल टू कितना बनेगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, h इज इक्वल टू u की वैल्यू बताइए बेटे, यानी 0 टाइम 3 प्लस हाफ t इंटू 3 का स्क्वायर, h इक्वल टू बनेगा 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3, तो ये h इक्वल टू बनेगा हाफ इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको कैंसल आउट करते हैं 5 टाइम्स में, h इक्वल टू बन गया 45 मीटर। तो हाइट कितना होगा ग्राउंड का, मतलब सॉरी टावर का हाइट कितना होगा 45 मीटर, ठीक है। पहले वीडियो पॉज करना, आपको क्वेश्चंस देख के आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे इसको ट्राई करेंगे, क्लियर है। तो आपका ये बन गया 45 मीटर, कंप्लीट है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चंस और भी लेंगे, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो उसमें पहले कुछ क्वेश्चंस के टाइप लेंगे इक्वेशन का मोशन का, ठीक है ना, उसके बाद उसको हम लोग आगे की ओर चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।